हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, जो भारत की वनों से संबंधित मूल समस्याएं हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये वन संपदा की जो समस्याएं हैं इन्हें दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो वन संपदा की भारत के संदर्भ में समस्या है वो इनएडिक्वेट और ड्वेंडलिंग फॉरेस्ट कवर, मतलब सिकुड़ता हुआ जो वनों का क्षेत्र है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। जो भारत की वन संपदा है, अपन ने पुराने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, 2016, 2017 के जो फॉरेस्ट कवर था वो दैट इज 21.85%। और मैंने डिस्कस किया था कि भारत की जो वन नीति है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अंदर हमारा जो टारगेट ले रखा है 1985 में, हमें 33%, 33% जो है क्षेत्र पर वन संपदा होनी चाहिए। अर्थात जो हमारा टारगेट है उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो उत्तर पूर्व के प्रांत हैं, सेवन सिस्टर्स, उनके अंदर जो है वो वनों की संपदा या जो वनों का क्षेत्र है उसमें तेज़ी से कमी आ रही है। और अपन ने डिस्कस किया था उसके कारण जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जो हमारी वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी मात्रा जो है या उनकी डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग मटेरियल है, फ्यूल है, इन सब के लिए बढ़ने के कारण इसका दबाव जो है वनों के ऊपर पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी है डिस्कस किया था अपन ने, कृषि। कृषि का जो है जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के बाद खाद्यान्न की आवश्यकता हुई, खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए हमने कृषि का विस्तार किया। और कृषि के विस्तार के लिए हमने वनों को काटना प्रारंभ किया। उसका सीधा प्रभाव जो है वनों के क्षेत्र में पड़ा हुआ है। और एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि, जो नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर काफ़ी मात्रा में पड़ती है, उसके कारण जो है इसका विपरीत प्रभाव जो है वनों के क्षेत्रों में पड़ रहा है। राजस्थान के संदर्भ में जो हम देखते हैं तो ओवर ग्रेजिंग, पशुचारण, ये एक बड़ी समस्या है। और ये पशुचारण की जो समस्या है वनों को जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। दूसरी जो समस्या है लो प्रोडक्टिविटी। जो हमारी वन संपदा है उसकी उसमें से जो है उत्पादन क्षमता जो है वो काफ़ी कम है। टू टेक द एग्जाम्पल, annual productivity of the Indian forest is only 0.5 cubic meter per hectare, while it is 1.25 cubic meter per hectare in USA, 1.8 cubic hectare per hectare in Japan, and 3.9 cubic meter per hectare in France. दिस मीन्स कि जो हमारे पास प्रोडक्शन है, मतलब पौधों को विकसित करने के लिए इन देशों के पास उन्नत तकनीक है। हमारे पास वो तकनीक नहीं होने के कारण जो है पौधों की वृद्धि जो है बहुत धीरे होती है और उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। तीसरी जो समस्या है नेचर ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर अनइकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन। जो भारत की जो वन संपदा है वो कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है अपने डिस्कस किया काफ़ी थिक है, जहाँ तक पहुँच बन नहीं सकती है। वनस्पति की जो वृद्धि है वो काफ़ी धीमी है। और जो वनस्पति उगती है कुछ क्षेत्रों के अंदर वो ग्रेगेरियस झुंड के रूप में उगती है, जिससे कि उनमें आंतरिक प्रवेश करना संभव नहीं है। जो राजस्थानी वाला पार्ट है वहाँ पर वनस्पति का आवरण जो है काफ़ी फैला हुआ है, कम है। और जो है उसमें भी जो है वो कांटेदार वनस्पति का अधिक मिलती है। और उस परिणामतः जो है वो अधिकतर वनस्पति जो है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। और उसका अत्यधिक जो है वो वेस्टेज चला जाता है। इसके बावजूद कि भारत में जो हमारे पास जो मज़दूर है या लेबर जो है वो काफ़ी सस्ती होने के बावजूद भी
हमारे वनों से हम पर्याप्त जो है उत्पादन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। 3 स्टेट्स का अपने डिस्कस किया था। दक्कन के स्टेट्स जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एशिया के अंदर। चौथा आता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। हमारे पास जो मार्ग बने हुए हैं वो ज़्यादातर वो मार्ग बने हुए हैं, या चाहे रेल मार्ग हो, चाहे रोडों का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का नेटवर्क हो, वो उन क्षेत्रों से हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अर्थात उन्हीं क्षेत्रों पर जो है वो परिवहन के मार्गों का जाल फैला हुआ है। जो आंतरिक क्षेत्र हैं जहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो बहुत कम है और वहाँ पर पहुँच नहीं बनती है। About 16% of the forest area India is inaccessible and does not have proper transport facilities. ये एक महत्वपूर्ण है। आंतरिक भागों तक हम पहुंच नहीं पा सकते हैं, और वर्षा ऋतु या विपरीत मौसम के अंदर जो रोड बने भी हुए हैं वो उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। अर्थात ट्रांसपोर्ट विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट इज इनएडिक्वेट इन इंडिया, उसके लिए पूर्ण क्षमता के साथ बने हुए नहीं है। पांचवी जो भारत के वनों के संबंध में समस्या आती है वो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। और ये आग जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है। हिमालयाज़ के अंदर अपने को देखने को मिला हुआ है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जंगलों में आग लग जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो हमारे पास अप्रोच फॉरेस्ट में नहीं है, दूसरा जो है प्रॉपरली ट्रेंड हमारे पास पर्सनल स्टाफ नहीं है, जो ना ही यंत्र हैं जिनसे कि आग को बुझाया जा सकते हैं। और भारत के लगभग 50%, अबाउट 50% ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फायर्स। ये काफ़ी ज्वलनशील है और इनमें आग लगने की संभावनाएं काफ़ी तेज़ी से काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। मोस्ट फायर्स अकर इन द ड्राई सीजन फरवरी टू जून। ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण जो है वो पत्तियों के अंदर पत्तियां सूख जाती हैं और पत्तियों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और ये स्थिति जो है मानसून तक रहती है। और वर्तमान में जो इंसिडेंस ऑफ फायर फॉरेस्ट फायर है वो तेज़ी से काफ़ी बढ़ रहे हैं, और रैपिडली ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट के कारण है सारा का सारा। वो एक महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रांत है जहाँ पर आग की जो अग्नि की जो इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। मोस्ट फायर्स इन द रिसेंट पास्ट पॉसिबली रीजन ऑफ द फॉरेस्ट फायर है। और इनके जो कारक है मुख्यतः वो पुअर एंड एरेटिक रेनफॉल, वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है, तो वो धरातल जो है बिल्कुल शुष्क रहता है, और ग्रीष्म ऋतु में और शुष्क रहता है। दैट इज एक्सट्रीम ड्राइनेस, मतलब शुष्कता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो पवन के कारण रगड़ने कारण लगने के कारण पत्तियों में आसानी से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। देन इज अ क्लाइमेटिक चेंज, अपने डिस्कस किया था कि हवा जब तेज़ी से चलती है तो पॉसिबिलिटी बनती है। एक महत्वपूर्ण जो है टिम्बर माफिया, स्मगलिंग के तौर पे जो है इन फॉरेस्ट का जो अच्छे फॉरेस्ट हैं उन पे इस टिम्बर माफिया ने जो है बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, और स्पेशली दक्षिण के अंदर आप देखेंगे और हिमालयाज़ के अंदर टीक है, चंदन के फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर इस काफ़ी स्मगलिंग होती है। और एक ये है कि हमारी सरकारी मशीनरी भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, उसके कारण भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो महत्वपूर्ण जो भारत के अंदर जो है फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं 1995, एंड उत्तराखंड एक बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर इफेक्ट किया था। 1999 दैट इज गंगा एंड जमुना का जो वाटर शेड एरिया है। 2008 के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर एक अग्नि का काफ़ी नुकसान, अग्नि के कारण वनों को काफ़ी नुकसान हुआ था। न छठा जो आता है दैट इज द प्लांट डिजीज, इंसेक्ट्स एंड द जो जो बीमारियां फैलती हैं उनके कारण जो है उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और परिणामतः हमारे पास सुविधाएं भी नहीं है, और विभिन्न जो है पौधों से संबंधित जो है जीव जंतु और बीमारियों के कारण पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ द हेक्टेयर्स ऑफ द साल फॉरेस्ट, लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साल की लकड़ी जो है वो हमारे यहाँ पर हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर बीइंग ट्रीटेड बाय द साल borer, which ये which no remedial measures have been adopted so far.
Forest officials are only using the primitive methods of hiring the tribal to catch and kill the insects. एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक हमारे पास उपकरण नहीं होने के कारण जो है हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते पौधों का। अगली जो समस्या है वो आता है ऑब्सोल्यूट मेथड्स ऑफ लंबरिंग एंड स्वाइंग। जो विधियाँ हैं ये पुरानी पड़ चुकी हैं। संग्रहण की जो विधियाँ हैं भारत में, जो वो काफ़ी बहुत पुरानी हैं और अभी तक हम उन्हीं पर ही डिपेंड कर रहे हैं। परिणाम तो जो है इन वनों को विपरीत प्रभाव देखने को इसके कारण जो है वेस्टेज बहुत निकलता है, लो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम मिलती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर वुड, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता में भी काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो परिणाम तो जो है ये, और इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कारण हम इस चीज़ से हम पार पा सकते हैं। स्पेशली दी जो मशीन्स हैं, आरा की मशीन है, वहाँ पर अभी तक जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बहुत पुरानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रांतों को जो है वो नई तकनीक को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि इन पौधों को या वृक्षों पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। आठवां जो है, जो भारत की जो वनस्पति है, दैट इज लैक ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट। जो व्यापारिक दृष्टि से हमारे पास जो वन संपदा है उसका वो काफ़ी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। India, most of the forests are meant to protective purpose of the commercial forests are badly lacking। हमारे पास है नहीं जिसका कि हम व्यापारिक उपयोग कर सकें, व्यापारिक दृष्टि से ग्रहण कर सकें। The growing awareness about the environment degradation has forced us to look at forest wealth as a proactive agent to environment rather than treating it as in a commercial commodity। हमारे पास ये भी समस्या है कि जो हमारी एनजीओज हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो फॉरेस्ट वेल को एक तरीके से जो हमारे पास उसका विधवन कमर्शियल विधवन हो सकता है जिसको अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न हमारे पास की जाती है। ये मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, लैक ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छे उपकरण नहीं है, उन्नत उपकरण नहीं है और भारत में इसके बहुत अधिक जाता है। आवश्यकता है कि ये उस संबंध में भी है, टेक्निक जो है वो पौधों की पौधों को उगाने से ही संबंधित नहीं है और उसकी वृद्धि आदि से भी संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली हमारी जो वन संपदा है वो टोटली ओनली नेचुरल ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, वेयर एज मैनी डेवलप्ड कंट्रीज new scientific techniques are being used through which tree growth is quickened। मतलब उनके पास जो तकनीक है उससे पौधों में जो वृद्धि होती है काफ़ी तेज़ी से होती है, हमारे पास नहीं है। अभी हम पुरानी तकनीक के आधार या अ, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंदर उस पर ही निर्भर करते हैं कि उसी के अनुरूप जो है पौधे अपनी वृद्धि करें। इस दिशा में प्रयास हमें करना पड़ेगा। जो 10वां जो हमारे पास समस्या है वो ट्राइबल एरिया से संबंधित है। और ये जो अनड्यू कंसेशन जो दिए जाते हैं और ये किसी भी कारण से, दैट मे बी दी पॉलिटिकल हो या कोई और प्रशासनिक दृष्टि से भी, कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है वो जो नहीं देनी चाहिए सुविधाएं वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा। प्रेशर किसी भी हो जिसमें फ्री ग्रेजिंग आप स्वच्छ छोड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्र में चरागाह के रूप में आप भूमि को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आसानी से जो है कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ क्षेत्रों के अंदर बिग बेरोटों का पौधों को अम, आप काट सकते हैं, उसके उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास कुछ क्षेत्रों के अंदर अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्टूडेंट्स झूमिंग कृषि पढ़ा होगा, पहाड़ी भागों के अंदर इंटीरियर क्षेत्रों के अंदर अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये प्राकृतिक वनस्पति के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आप एक क्षेत्र से पेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पर कृषि कर लेते हैं, फिर वो जब वहाँ की भूमि जो है उपजाऊ नहीं रहती तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर दूसरे पौधों को काट लेते हैं। तो ये जो अनड्यू कंसेशन जो मिलते हैं वो हमें
बंद करने पड़ेंगे ताकि पौधों का इसको हानि ना हो। अब इसके लिए उपाय किए जाए। भारत में संबंधित से पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, एनवायरमेंटल लॉज बने हुए हैं, फॉरेस्ट लॉज बने हुए हैं, काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं, मगर अभी तक हमें कई जगह हमें लैकुना देखने को मिलता है। नाउ एट प्रेजेंट देयर इज ए एन अर्जेंट नीड फॉर टेकिंग जो है सेरिकल्चर और ये वन संवर्धन की जो विधियां हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो पौधों की और वनस्पति का जो क्षेत्र है उसमें विस्तार हो सके। उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि तकनीक लानी पड़ेगी, तकनीक के वैज्ञानिक विधियां लानी पड़ेंगी। पौधों नस्लों के लिए हमें उन्नत तरीके से पौधों की वृद्धि के लिए प्रयास कि साइंटिफिक टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा। इस संबंध में जो पहला आता है, दैट इज इंटेंसिव डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन शुड बी अडॉप्टेड। ये प्रयास हो रहे हैं, मगर इस दिशा के अंदर पर्याप्त प्रयास नहीं होने के कारण जो हमें वनों को लगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और इस दिशा में सख्ती से कदम लेने पड़ेंगे। इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स ऑफ लॉगिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग शुड बी यूज्ड। मैंने डिस्कस किया था, हमें विदोहन करने के लिए भी अगर हमें लेना है तो हमें नई तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैंने डिस्कस किया था। हमारे पास जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वहाँ पर रोड्स अवेलेबल नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, तो हम उन क्षेत्रों तक हमारी पहुँच नहीं पहुँच पाती है और वहाँ पर कुछ वनस्पति जो है वो ख़राब हो जाती है कि नहीं तो उस तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। आरा जो मिले हैं मैंने अभी डिस्कस किया था, उनको मॉडर्नाइज किया जाए, उनको जो पावर सप्लाई प्रॉपर दिया जाए ताकि हम एडुकेट मीट आउट कर सकें। लेटेस्ट टेक्निक जो है मैंने कहा था, नेसेसरी वेस्टेज जो हो, लकड़ी का जो वेस्टेज हो रहा है उसे बचाने के लिए उस वेस्टेज का भी हम उपयोग कर सके, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। हमें प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर्स, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ग्रीष्म ऋतु में ये समस्या बढ़ जाती है और इसके लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वायु तेज़ी से चलती है और वायु के बहाव के साथ जो अग्नि का प्रसार भी तेज़ी से होता है। नेक्स्ट आ जाए वो कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका हमें सही मूल्यांकन करना चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर विधि नहीं है जिससे कि हम उसका मूल्यांकन कर सकें और मूल्यांकन करने के आधार के बाद में हम उसकी उस संबंध में दिशा निर्देश और उसके एक नीति भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। आठवां जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मैंने अभी कहा था शिफ्टिंग कल्चर, हमें झूमिंग कृषि को बढ़ावा नहीं देना है, इसे रोकना पड़ेगा और जिन क्षेत्रों के अंदर ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको हमें उन्नत कृषि से संबंधित साधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि वो एक स्थान पर स्थायी कृषि कर सकें और उससे पौधों को ना काटा जाए। The people associated with the forest protection should be properly trained। हमारे पास अभी भी जो है वो फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जो गार्ड्स हैं वो बहुत पुराने हैं, पुरानी तकनीक पर निर्भर करते हैं। नई तकनीक और इनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ना स्टूडेंट्स, एक चीज़ आती है डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन। ना फॉरेस्ट आर एक्सप्लॉइटेड सिंस अर्ली टाइम्स। हमने प्राचीन समय से ही जंग लकड़ी से ही आग लगाई, आग से ही हमारी खाना आदि सब है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ये रहा है और मानव की आवश्यकताओं के लिए लकड़ी की आवश्यकता रही और उसके लिए वनों को काटा गया। नाउ द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यदि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप उसको ऊपर की टहनियाँ काटते हैं उससे नुकसान नहीं होता, आप उसे बिल्कुल ही जड़ तक काट देते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये इस एक्टिविटी को हमें रोकना है। अच्छा, डिफॉरेस्ट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है भारत में। जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो काफ़ी तेज़ है। जब जब जनसंख्या की तेज़ी वृद्धि होगी तो आवास की ज़रूरत पड़ेगी, आवास की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका प्रभाव जो है वो वनों पर देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण समस्या जो है वो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने डिस्कस किया, इसे अभी बैन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
ग्रोथ ऑफ फूड डिमांड, मैंने कहा अभी डिस्कस किया अपन ने। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, खाद्यान्न की आवश्यकता होगी तो कृषि का क्षेत्र विकसित करना पड़ेगा, कृषि का क्षेत्र विकसित करेंगे तो जंगलों को काटना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देन एज अ फायरवुड, इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द वुड फॉर फ्यूल। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैस के संबंधित जो है वो सिलेंडर सब्सिडी की है, मगर अभी भी जो है वो हमारे गांव के इंटीरियर क्षेत्रों के अंदर जो है वो इसी पर निर्भर करता है, जो जंगलों से लकड़ी काटते हैं और उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ना रॉ मटेरियल फॉर दी वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो इस पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। वो प्लाईवुड का है, फर्नीचर का है, मैच बॉक्सेस है एंड सो ऑन, पेपर इंडस्ट्रीज है। इसका काफ़ी बड़ा दबाव रहता है फॉरेस्ट एरियाज पे, और उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष जो है प्रभाव जो है उन पर पड़ता है। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप रोडों का नेटवर्क डाल रहे हैं, मार्केट्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, तो इसका फॉरेस्ट एरिया पे देखने को मिलेगा। दैट फॉरेस्ट फायर वी विल डिस्कस, एक बहुत बड़ी समस्या है जो नुकसान करती है। ओवर ग्रेजिंग, टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम द राजस्थान कि ओवर ग्रेजिंग के कारण मृदा अपरदन के कारण जो है वो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, और इसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण कारक जो है हम अपने डिस्कस करते हैं, बकरी, गोट, शीप एंड द गोट जो है वो इसको डेजर्ट्स को फैलाने में काफ़ी बड़ा, तो वनस्पति को वो काफ़ी नुकसान करती हैं। नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें, आपदा कोई सी भी फ्लड के रूप में, स्टॉर्म्स में, हैवी विंड्स है, स्नोफॉल है, लाइटनिंग है, ये सभी चीज़ें हैं जो है वनस्पति को हानि पहुंचाती हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण जो है नुकसान होगा, और काफ़ी सारा ये अपने डिस्कस किया है। डिफॉरेस्टेशन के एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे ही वो, हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के पौधे वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी सब इस पर निर्भर करते हैं। और पौधे वो जीव हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन जो है जीवन का आधार है। तो एनवायरनमेंट पे सीधा इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट डैमेज द एनवायरनमेंट सीधा। दैन द सॉइल इरोजन, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं मृदा को इकट्ठा करके जोड़ के रखती हैं सॉइल पार्टिकल्स को, अगर पौधे नहीं होंगे तो मृदा के कण बिखर जाएंगे और सॉइल इरोजन अपरदन की मात्रा बढ़ जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट मैंने डिस्कस किया राजस्थान के संदर्भ में। ये डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है वो मरुस्थल का आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल काफ़ी। डिक्रीज इन द रेनफॉल, ये डिस्कस किया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ द फॉरेस्ट रेनफॉल डिक्लाइंस considerably because of the forest bring rains due to heavy rate of transpiration. It maintains humidity in the atmosphere. वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको नियंत्रित करने में जो है पौधे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और इसके लिए जो है वनों का कवर जो है होना बहुत महत्वपूर्ण है। लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड हमें डिस्कस किया था, अगर पौधे नहीं होंगे तो अपर्दन होगा, अपर्दन नहीं होगा, जो उपजाऊ भूमि है उस पर विनाश देखने को, उसकी ऊपरी परत जो है वो अपर्दित हो जाएगी, और फर्टाइल लैंड जो है उपजाऊ भूमि पर उसका विपरीत प्रभाव देखने पड़े। इफेक्ट ऑफ ऑन द क्लाइमेट अपन ने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट। डिफॉरेस्टेशन के कारण अगर नहीं होगा तो, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाइमेट ग्लोबल चेंज आएंगे, वार्मर, हमारे पास तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीज़ें इसके कारण देखने को मिलेंगी। अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो गिरने लगता है, क्योंकि पौधे जो है पानी को डिस्चार्ज करने में, पानी को अंदर भूमि के अंदर ले जाने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी गिरने लगेगा। जो इकोनॉमी आर्थिक दृष्टि से लोग है, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर हमें जो लकड़ी से संबंधित व्यवसाय हैं उन पर सीधा आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव संपदा का विनाश होगा। अगर वनों पर होगा तो फ्लोरा एंड फौना दोनों ही नुकसान होंगे, तो एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के अंदर सीधा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति हमारे विकसित होती चली जाएगी। एनवायरमेंटल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, टेक एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी, वार्मर बढ़ जाएगा, पॉल्यूटेंस प्रदूषण बढ़ जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग आदि की समस्या और पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। नाउ इज द एफॉरेस्टेशन, अब इसका का समाधान क्या है, कि वो ये है कि पौधों को लगाना, और पौधों को लगाना ही एक समाधान है, या फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना, प्रोटेक्ट करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, पौधों को नई तकनीक से वृद्धि करना,
आदि महत्वपूर्ण है। Now, afforestation, the conservation measures against the deforestation is afforestation. The development of forest by planting trees on wasteland is called the afforestation. पौधों को लगाना ही एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा कि भूमि जहाँ पर उपजाऊ नहीं है वहाँ पर भी, बंजर भूमि है, दूसरी भूमि है, वो वहाँ पर पौधों को लगाना ही रहेगा। और इसका पौधों को लगाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है एफॉरेस्टेशन का? टू कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन, वनों के जो विनाश हो रहा है उसको नियंत्रित करना, मृदा का अपरदन कम होगा, रेनफॉल, माउंटेन टेम्परेचर, तापमान के अंदर एक संतुलन मिलेगा, वर्षा में संतुलन देखने को मिलेगा आदि। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल अपन डिस्कस किया था कि वायुमंडल परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। वाटरशेड, वाटरशेड प्रमोट द प्लान्ड यूज ऑफ द वाटरशेड एरिया, नदी का जो बहाव का क्षेत्र है उसके अंदर हमें प्लानिंग करने में सहायता मिलती है। To protect the forest ecosystem and to get benefits of the forest products, महत्वपूर्ण है। जो वनों का पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलित करने के लिए हमें पौधों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि पौधों पर ही शाकाहारी जीव निर्भर करते हैं, शाकाहारी जीवों पर मांसाहारी जीव निर्भर करते हैं, एक दूसरे से ये प्रभावित हैं और ये फूड चेन के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें पौधों को लगाना ही एक समाधान है इन समस्याओं का। Now, forest degradation in India, at the beginning of the 20th century, about 30% of the land in India was covered with forest. But by the end of the 20th century, कितना difference आ गया? 20th century, the forest cover were reduced to 19.4%. काफ़ी कम हो गया, आधा होता आ रहा है, और पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर रही है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। As a result, the exploitation of the tropical forest cover India is now only रिड्यूस टू द कोस्टल वेस्टर्न घाट, जो घने उष्णकटिबंधीय वन है उनका जो क्षेत्र है वो अब अपने मैप में डिस्कस किया था, वो बहुत क्षेत्र पश्चिमी घाट के आसपास, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और पूर्व की तरफ का क्षेत्र है उसमें ही वो सीमित रह गए हैं। वी हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन साइज एंड अ वेरी लो precipitate forest area, 0.075 per capita, as compared to 0.64 hectares capita of the world forest. हमारे पास जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि वन संपदा जो है वो और पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इन रेफरेंस टू द पॉपुलेशन है ये। पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज करता है तो प्रति हेक्टेयर जो है वो पर हेक्टेयर के आधार पर जो वन संपदा है वो काफ़ी कम है, और जनसंख्या वृद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा है। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हैज़ रिकमेंडेड, मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, दैट इज़ 1985 कि हमें टारगेट लेके चले थे 33% एरिया होना चाहिए, और हिली पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 67% होना चाहिए, मगर हम इससे काफ़ी दूर है। अभी लेटेस्ट में जो 2019 की फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 24.5%, 24% ही हम हैं। और उसमें हम डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट में तो डिक्लाइन कर रहा है, और साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। द डिफॉरेस्टेशन रेट पर यूनिट पॉपुलेशन इंडिया इज़ द लोएस्ट अमॉन्ग द मेजर ट्रॉपिकल कंट्रीज, अपने डिस्कस किया था, ये काफ़ी कम है अभी। फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री वी हैव टू टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्राइबल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट। अभी अभी डिस्कस किया था कि हमें अनड्यू कंसेशन नहीं देना चाहिए, और इन ट्राइबल एरिया के जो क्षेत्र हैं उनकी सुविधाओं के लिए हमें विकसित करने पड़ेंगे, और उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस। और विश्वास जीतने के लिए उनकी सुख सुविधाओं को हमें विकसित करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तकनीक वहाँ देनी पड़ेगी जिससे कि उन्हें हम पर विश्वास हो सके, और जो ह्यूमन कृषि है आदि की प्रैक्टिस जो है वो बंद हो सके, और वनों को उसका नुकसान विनाश जो है वो कम कर सके। थैंक यू।